दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जगह दिल्ली में नहीं मिली। इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव को भी जगह दिल्ली में नहीं मिली थी। और अक्सर ये कहा जाता है कि जो भी अपनी मेहनत अपने दिमाग से देश को गढ़ता है उसकी जगह दिल्ली में नहीं है। दिल्ली तो ताकत का प्रतीक है, दिल्ली उस सियासत का प्रतीक है जिसके आश्रय देश कैसा होगा, किस रूप में होगा, कैसा बनाना चाहते हैं और किस रूप में चल रहा है, उसको लेकर जो उम्मीद और आस जगाई जाती है, ऐसे नेताओं की इस देश में बड़ी लंबी फहरिस्त है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि दरअसल मजदूरों के लिए इस देश में कहीं जगह नहीं है, चाहे हुनर उनके पास हो। राहुल गांधी भी तो इसी बात का जिक्र करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और कहती हैं कि दरअसल हम एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, और फिर उसके बाद जिक्र होता है कि स्टार्टअप शुरू होगा, फिर उसके बाद जिक्र होता है कि एमएसएमई कैसे डेवलप कर रहे हैं, जबकि इस देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग हुनरमंद हैं जिनके हुनर को कोई तवज्जो दी ही नहीं जाती है। ये सवाल सिर्फ इस देश के मजदूर या हुनरमंदों के साथ नहीं है, ये सवाल तो मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्रियों के साथ भी जुड़ चुका है। दिसंबर का ही महीना था, वो 2004 का साल था। पीवी नरसिम्हा राव का निधन दिल्ली में हुआ था। उस वक्त ये सवाल जोरों से उठा, इस देश के तमाम प्रधानमंत्रियों को जगह जब मौत के बाद दिल्ली में मिली तो पीवी नरसिम्हा राव को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। 2004 के दिसंबर की उस वेला को याद कीजिएगा तो उस वक्त कांग्रेस सत्ता में आ चुकी थी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता जा चुकी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी पीवी नरसिम्हा राव प्रिय नहीं थे। कह सकते हैं गांधी परिवार के, कह सकते हैं कांग्रेस के एक कॉकस के, कह सकते हैं गांधी परिवार के इर्द गिर्द सिमटा हुआ वो कॉकस जो हमेशा गुणगान में लगा रहता है गांधी परिवार की। वो नहीं चाहता है कि कोई दूसरा शख्स उसका कद इस रूप में बड़ा हो। तो पीवी नरसिम्हा राव का शव दिल्ली में उस रात रखा भी नहीं गया और उसकी रवानगी हैदराबाद हो गई थी। और संयोग देखिए, इस दौर में कांग्रेस के लिए सबसे बड़े नायक कौन है? सबसे बड़े नायक डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हैं। राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर इस देश की नीतियों को बनाने को लेकर कोई दूसरा नाम आपके जहन में आएगा नहीं। और जब कोई दूसरा नाम जहन में नहीं आएगा तब एक सवाल और होगा, ऐसी कौन सी बात थी डॉक्टर मनमोहन सिंह में जो उन्हें जगह दिल्ली में मिलनी चाहिए? अगला सवाल यह भी होगा, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें पीवी नरसिम्हा राव को दिल्ली में जगह नहीं मिली? सच तो यह है कि प्रधानमंत्री रहते हुए पीवी नरसिम्हा राव ने जिस अर्थनीति के रास्ते को चुना और उसको अमली जामा बतौर वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनाया, उसी रास्ते पर आज भी यह देश चल रहा है। पीवी नरसिम्हा राव के बाद कई मुख्यमंत्री हुए, देवगौड़ा हुए, आई.के. गुजराल हुए, वीपी सिंह हुए, चंद्रशेखर हुए। इन तमाम फहरिस्तों को जब आप देखेंगे तो एक जहन में और सवाल आपके आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी तो संघ के प्रचारक थे, लेकिन वह आर्थिक सुधार की दिशा में बढ़े थे। वह भी तब बढ़े थे जब संघ विरोध कर रहा था। संघ ने पीवी नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियों का समर्थन नहीं किया था। और उन परिस्थितियों के भीतर मौजूदा वक्त में ट्रैक 2, ट्रैक 3 और ट्रैक 4 तक की स्थिति आ गई और यह माना गया कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरुआती दौर में एग्रीकल्चर रिफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, वो ट्रैक 4 की स्थिति है, जिसमें वो चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र के मजदूर जो हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट हों इंडस्ट्री के क्षेत्र में। और इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों जरूरी है भारत जैसे देश के लिए, इसको पीवी नरसिम्हा राव उस दौर में बता रहे थे जब डिसइन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो चलने का रास्ता चुना गया था उसमें एक मिक्स्ड इकोनॉमी का भाव जरूर था। यानी डिसइन्वेस्टमेंट सिर्फ इस तर्ज पे नहीं हो कि हम पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेच रहे हैं, उसके पैरेलल में हमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बनाना भी है और उस क्षेत्र में बनाना है जहां पर मैक्सिमम रोजगार हो पाए और भारत दुनिया के भीतर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जगह बना पाए।
उसी इकोनॉमी को अटल बिहारी वाजपेयी ने ट्रैक 2 कह के अपनाया था। उनके दौर के दो फाइनेंस मिनिस्टर, एक यशवंत सिन्हा और दूसरे जसवंत सिंह, दोनों ने यह माना था कि दरअसल पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने जिस अर्थव्यवस्था को उदारवादी दृष्टिकोण से एक बाजारवादी अर्थव्यवस्था का ढांचा दिया है, उससे हटकर भारत अभी सोचने की स्थिति में नहीं है। यानी एक बड़ा परिवर्तन आरएसएस चाहती थी, जो बड़ा परिवर्तन सोशलिस्ट इकोनॉमी को दरकिनार करते हुए पीवी नरसिम्हा राव ने अपनाया, उस इकोनॉमी का विरोध उस वक्त आरएसएस कर रही थी। और आरएसएस का जो ट्रांसफॉर्मेशन था जनसंघ से बीजेपी की दिशा में ले जाने वाला, उसमें भी यह सवाल बहुत बड़ा हो चला था, क्या वाकई अब अटल बिहारी वाजपेयी उस रास्ते पर चलेंगे या वो स्वदेशी का राग गाएंगे? स्वदेशी जागरण मंच किस रूप में हावी था, दत्तोपंत ठेंगड़ी किस रूप में एग्रेसिव थे, उस दौर में गोविंदाचार्य जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो लकीर इस देश में अर्थव्यवस्था की खींची गई, कमोवेश उसी लकीर पर हर प्रधानमंत्री इस दौर में चलते हुए आया। और सच ये भी है कि मनमोहन सिंह ने 2004 के बाद जिस अर्थव्यवस्था को एक नए स्वरूप में ट्रैक 2 के आसरे बड़ा करना शुरू किया, उसका जवाब दे पाने की स्थिति में दुनिया की इकोनॉमी नहीं थी। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब 2007-8 में मंदी आई तो वो मनमोहन सिंह ही थे जो ये कह रहे थे कि हम अमेरिका में भी नौकरी देने की स्थिति में हैं। और इस देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इस देश का असंगठित क्षेत्र, इस देश की एक पैरेलल इकोनॉमी, उन तमाम चीज़ों को एक स्पेस दिया गया। और अगर आप 2004 से 2010-11 तक की अर्थव्यवस्था को समझें तो बड़ी तादाद में जो हिंदुस्तान का युवा तबका था, जिसके जो रोजगार से जुड़ रहा था, वो बैंकों से जुड़ रहा था, ईएमआई के जरिए वो घर खरीद रहा था, गाड़ी खरीद रहा था, यानी नौकरियां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। और उसमें लगातार बैंक कर्ज भी दे रहा था, ईएमआई भी भरी जा रही थी और इकोनॉमी एक फलती फूलती परिस्थितियों के साथ चल रही थी। लेकिन 2012 से ब्रेक जो लगी, सीएजी की रिपोर्ट आई, वो 2G को लेकर थी, सीएजी की रिपोर्ट आई, वो कोयला स्कैम को लेकर थी। और ये सारी चीज़ें सिर्फ परसेप्शन के आधार पर थी, जिसने भारत की पॉलिटिक्स को जड़ों से हिलाना शुरू कर दिया। और जो इकोनॉमी चली आ रही थी उसके समानांतर एक दूसरे तरह की परिस्थिति पहली बार 2012 विनोद राय सीएजी उनकी रिपोर्ट के जरिए निकल कर आई कि इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशन अगर ये मान ले और पॉलिटिकल टूल के तौर पर काम करने लगे तो विपक्ष को कितना लाभ होगा, इसका खुला नज़ारा पार्लियामेंट के भीतर बाहर भी नजर आया। और उस दौर की प्रक्रिया में आइएगा तो केजरीवाल जिस आंदोलन पर सवार थे, वो आंदोलन भी उसी करप्शन और उसी स्कैम की परिस्थितियों का विरोध करते हुए सामने आया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान दीजिए, वो लगातार जिस बात का जिक्र करते हैं, लाइसेंसी राज हम खत्म कर रहे हैं, इस देश के लगभग 2500 से ज्यादा कानूनों को हमने बदल दिया है। वो इस बात का लगातार जिक्र करने से चूकते नहीं हैं कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार कॉरपोरेट के आसरे चलेगी और भारत की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर अगले 2 वर्षों में हो जाएगी। वो विकसित भारत का सपना भी दे रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ों में क्या है? सही मायने में मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने जिस इकोनॉमिक और या जिस अर्थव्यवस्था की नींव 1991 में डाली, 35 बरस बाद भी देश आज उसी रास्ते पर चल रहा है। आपको कुछ भी देखने को नया नहीं मिलेगा। उस दौर में भी वो चाहते थे, चाहे वह डिफेंस सेक्टर हो, चाहे बीमा का सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करने की परिस्थितियां हो, हर दिशा में वह एक बड़े निवेश को लगातार खोज रहे थे और चाहते थे कि उस निवेश के जरिए भारत की इकोनॉमी फले फूले। उस समय के कई अंतर्विरोध थे, लेकिन मौजूदा वक्त में उससे कोई अलग रास्ता प्रधानमंत्री मोदी भी अपना नहीं पाए हैं। आप देख रहे होंगे बड़ी सुंदर वादियां हैं। दरअसल ये एक टूरिज्म का प्रतीक है। और भारत का एक अनूठा सच यह भी है कि भारत में अलग अलग जगहों पर जहां भी आप जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो दक्षिण भारत का इलाका हो जो चिकमंगलूर, हासन, उस इलाके में केरल का इलाका चले जाइए, या फिर आप जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख तक चले जाइए, या फिर अगर आप ग्रामीण कल्चर को भी देखना चाहते हैं तो उसमें बस्तर, वहाँ की परिस्थिति को देखिए। बड़ा ही रॉ है वहाँ पर प्रकृति,
लेकिन उसको भी हम टूरिज्म से जोड़ पाने में अभी भी पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाए। पूरे तरीके कहना जो जरूरी नहीं, यहाँ पर कह सकते हैं कि 10% भी हम उस रूप में अपनी इकोनॉमी को बढ़ा नहीं पाए जो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी हुई है। उसको भी दोहन करने के लिए पॉलिटिक्स बार बार हावी आ जाती है और सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से 6 ऐसे क्षेत्र मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री ने जो अपनाए हुए हैं मौजूदा वक्त में, वह उसकी नींव जो थी वह 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने रखी, जिनके लिए दिल्ली में जमीन तक नहीं। उनकी हैसियत दिल्ली की नहीं है क्योंकि वह उस ताकत के साथ अपनी मौजूदगी नहीं बल्कि अपने इंटेलेक्चुअलिज्म, अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, उसके आश्रय इस देश को बहुत कुछ दे पाए। शायद यही वो वजह है जो भारत की इकोनॉमी के भीतर इस देश के जो हुनरमंद तबका है उसकी मौजूदगी आपको नजर नहीं आती है, जो सवाल मौजूदा वक्त में राहुल गांधी उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तो पूरी आर्थिक नीति मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति को आगे बढ़ाने की रही, लेकिन वो इतने सेलेक्टिव हो गए कि उन्होंने स्वस्थ प्रतियोगिता ही खत्म कर डाली। यहां तक कि कॉरपोरेट में भी कुछ चुनिंदा मित्र रहेंगे, यहां तक कि ब्यूरोक्रेसी को चलाने वाले जो बड़े बड़े नौकरशाह होंगे उनकी नियुक्ति भी जो सरकार की विचारधारा के अनुकूल होगी उनको साथ ले लेंगे। इस देश का एजुकेशन सेक्टर, उसमें जो एचआरडी मिनिस्ट्री के भीतर भर्ती हुई वो बड़ी तादाद में इस देश में संघ के लोगों की हुई। इस देश के तमाम वीसीस को देखिए, कॉलेज के प्रिंसिपल्स को देखिए, नियुक्ति आरएसएस के जरिए होती है क्योंकि उनका मानना है कि सांस्कृतिक तौर पर अगर विचारधारा को शिक्षा के जरिए परोसने की शुरुआत कर दी जाए तो फिर उनकी अपनी सोच इस देश पर लागू हो जाएगी। बड़ी अजीबोगरीब सोच है। शिशु मंदिर के जरिए शुरुआत और इस देश के भीतर एजुकेशन सेक्टर में आरएसएस का आगे घुसना, बीजेपी का समर्थन करना, ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे होते होते ऐसी स्थिति में आ गई कि सही मायने में इस देश की राजनीति ने इस देश के हुनरमंदों को ही खत्म कर दिया। और ये हुनरमंद को खत्म करने की बात आज इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा पॉलिटिकल प्रोसेस में आपको कोई ऐसा पॉलिटिशियन दिखाई नहीं देगा जो नायाब प्रयोग अपने मंत्रालयों को लेकर कर रहा हो, जो नायाब प्रयोग राजनीति में विजन देने को लेकर कर रहा हो, आपको नहीं दिखाई देगा। और यही वजह भी है कि इस देश में प्रवासी मजदूर, उनकी तादाद तकरीबन 18 करोड़ है। ये प्रवासी मजदूर हुनर के साथ गांव से निकलकर, शहर, शहर से निकलकर राज्यों की राजधानी और राज्यों की राजधानी से निकलकर महानगरों में आते हैं, लेकिन उनका अपना कोई ठिकाना नहीं, उनकी जड़ें उसी गांव में मौजूद होती है। शायद इसी तर्ज पर अगर आप सोचिएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जड़ें कहां देखेंगे? असम, जहां वो राज्यसभा से चुने जाते रहे, पंजाब चूंकि सिख परिवार से जुड़े हैं, या फिर पाकिस्तान का वो इलाका जहां उनका जन्म हुआ। कहां से उनकी जड़ों को देखें वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने एजुकेशन के बल पर हिंदुस्तान के भविष्य को मथने में जुड़ गया और करके दिखाया उसने कि दुनिया में भारत की पहचान आर्थिक ताकत के तौर पर होगी। उनके लिए दिल्ली में जगह नहीं, पीवी नरसिम्हा राव के लिए भी नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस और गांधी परिवार फैसला ले रहा था, इस वक्त संघ परिवार और प्रधानमंत्री मोदी और शाह फैसला ले रहे हैं। अजीब विडंबना है। ऐसी पहचान को मिटा दिया जाता है या मिटाने की प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाता है जिससे आने वाली नस्लें ये याद ना रखें और याद ना करें कि कोई ऐसा शख्स भी था जिसने इस देश को उन हालातों से उबारा जब इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत उसी क्षेत्र में थी जिस क्षेत्र को लेकर मौजूदा वक्त में अलग अलग कसीदे तो गढ़े जाते हैं, लेकिन जिन 6 क्षेत्रों का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं उन 6 क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए। वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थिति अनुकूल पीवी नरसिम्हा राव दौर में हुई, जब वो एक्सपोर्ट की दिशा में उन्होंने उनको बड़ी तादाद में रियायत दे डाली। इस देश के भीतर में जो कोर सेक्टर है जिसमें आयरन है, स्टील है, माइनिंग है, उन क्षेत्रों को देखिए इस दौर में लगातार प्रधानमंत्री मोदी जिक्र भी करते हैं, कोर सेक्टर का जिक्र करते हैं, लेकिन उसकी जड़ें तो
1991 में बनाई गई अर्थनीति की आधार पे ही चल रही है। उसी रास्ते पर मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री रास्ता चुना। इस परिस्थिति में अगर आइएगा तो बार बार प्रधानमंत्री इस देश में नौकरियां बांटते तो हैं, लेकिन वो कौन सी स्थिति है जिसमें इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में है और रोजगार बच नहीं पा रहा है? क्या इस दिशा में किसी ने ध्यान दिया? यानी पुरानी पड़ी नींव में से चंद ईंटें निकालकर हर कोई ये बताने में लगा है कि दरअसल ये हमारी देन है और हम इसको इस रूप में डेवलप करना चाहते हैं। इससे खतरनाक स्थिति कुछ हो नहीं सकती है, बजाय इसके कहने की दरअसल नींव ही इस दौर में अर्थनीति को लेकर कमजोर की जा चुकी है। और इकोनॉमी जब कमजोर होगी तो देश का विकास किस रास्ते पर जाएगा, और उस रास्ते को सत्ता के लिए बनाने के लिए, अनुकूल करने के लिए जो रास्ता चुना जाएगा, वो पूरी तस्वीर इस दौर में आपके सामने है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो मौजूदा वक्त को डराती है, लेकिन यह एहसास भी कराती है, अगर भारत ने उस दौर में उदारवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया होता, उसके बाद की तमाम परिस्थितियों में ये उदारवादी व्यवस्था बाजारवाद से निकलते हुए कैपिटलिज्म के उस रास्ते पर आकर नहीं खड़ी हुई होती जहां पर दुनिया की इकोनॉमी को यह आकर्षित कर रही हो, तो आपको लगेगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया में जब आपके सामने यह सवाल आएगा कि वह पूंजी एक झटके में पॉलिटिकल पूंजी में तब्दील हो गई, कॉरपोरेट पूंजी पॉलिटिकल कॉरपोरेट के आसरे चलने लगी, और इस देश के भीतर में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य भी धीरे धीरे राजनीतिक करार दे दिए गए, और राजनीति कॉरपोरेट पूंजी के आसरे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के एक नए पिरामिड को खड़ा कर चुकी है। उसके शीर्ष पर बैठे हुए लोग कहते हैं दिल्ली में जगह नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जगह नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, और जो भी हुआ था 1984 में, 2005 में पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने माफ़ी मांगी थी, ये कहते हुए माफ़ी मांगी थी कि उस दौर में जो हुआ उसके लिए वह शर्मसार है। राजनीति का जो पैमाना शिक्षा से निकलता है, राजनीति का जो पैमाना आपके उस विजन से निकलता है जो लोगों के बीच घूमते हुए आप उनके साथ दो चार होते हैं और उनकी ज़रूरतों को अपने साथ जोड़ते हैं, राजनीति के ये तमाम पैमाने धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। और शायद इसीलिए ताकतवर जगहों पर इस देश के मजदूरों की कोई जगह नहीं। राहुल गांधी कितना भी हाथ पैर मान ले, इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, इस देश के माइनॉरिटीज़, इस देश का पिछड़ा तबका, इस देश का गरीब, वो कितना भी हुनरमंद हो, उसके लिए कोई स्पेस आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। दिल्ली तो ताकतवर की पहचान है, सत्ता की पहचान है, जिसकी मुट्ठी के भीतर इस देश को चलाने की ताकत सिमटी हुई है। वहां पर जगह किसे मिलेगी? वहां पर जगह पीवी नरसिम्हा राव को नहीं मिली, वहां पर जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी नहीं मिली। राजनीतिक सियासत के इस मिजाज का आखिरी मंत्र तो यही है कि वो कौन सा पॉलिटिशियन इस देश में है जो इस देश में वैकल्पिक अर्थनीति की राजनीति करने की दिशा में कदम बढ़ाए। राहुल गांधी ने प्रयास जरूर किया है, लेकिन वो सफल होते हैं या नहीं होते हैं यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक हकीकत तो ये है कि हमेशा शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति सबसे कमजोर होता है, और उसे लगता है कि आने वाले वक्त में सिर्फ उसे ही याद रखा जाए। इसीलिए वो बहुत सी इमारतों को गढ़ता है, बहुत से संस्थानों को अपने अनुकूल करता है, और उस दौर में उसका व्यक्तित्व किसी चमकदार तानाशाह के तौर पर नजर भी आता है। मौजूदा हकीकत भारत की राजनीति से निकलकर देश के अलग अलग संस्थान, नौकरशाही, जुडिशरी, मीडिया सब में समा चुकी है। इसे तोड़ेगा कौन? इंतजार किसी दूसरे पीवी नरसिम्हा राव का, किसी दूसरे मनमोहन सिंह का, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से एक नई नींव, नए भारत को लेकर गढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाएं, जिससे मौजूदा वक्त का अंधियारा खत्म तो हो, सवेरा आए तो सही। पहाड़ों की अट्टालिकाओं पर जमी बर्फ और आसमान से उड़ते हुए बादल वो पानी की शक्ल में नीचे आते हैं, जिंदगी देते हैं, लेकिन इस दौर में जिंदगी देने का जिक्र मौजूदा राजनीति के लिए शायद एक खलनायक का शब्द हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।